चलिए स्टार्ट करें। कंपनी लॉ, टाइप्स ऑफ कंपनी चल रहा था, कहाँ से बाकी है? ठीक है, लिस्टेड वाला आंसर लास्ट में कराऊंगा। एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट, पेज नंबर 22। चलो ध्यान दो। एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट सेक्शन नंबर 8 से एसोसिएटेड या रिलेटेड टॉपिक है ये उन कंपनीज की बात हो रही है जो प्रॉफिट पर्पस के लिए नहीं फ्रेम की जाती। हम स्टार्टिंग में डिस्कस कर भी रहे थे, वॉल्यूंटरी एसोसिएशन फॉर प्रॉफिट एक्सेप्शन में था सेक्शन नंबर 8 या नॉन प्रॉफिट कंपनीज। इन कंपनीज को बनाने का ऑब्जेक्टिव क्या है, थोड़ा वो पहले क्लियर कर लेते हैं। देखो, अल्टीमेटली एक कंपनी बना रहे हैं लेकिन फिर बोल रहे हैं कि प्रॉफिट मोटिव नहीं है, तो दो कॉन्ट्राडिक्टरी बातें होगी कि प्रॉफिट मोटिव नहीं है फिर कंपनी क्यों बनाई। इसका रीजन ये है कि नॉर्मली देखो, अगर आपको चैरिटेबल काम करना है तो आपके पास एक ट्रस्ट वाला ऑप्शन है, एक सोसाइटी कोऑपरेटिव सोसाइटी वाला ऑप्शन, ये सब ऑप्शंस तो रहते ही हैं। लेकिन इनमें ना लीगल रूल्स में थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है, क्योंकि ट्रस्ट और सोसाइटीज पे सेंट्रल लॉज भी एप्लीकेबल होते हैं, स्टेट लॉज भी एप्लीकेबल होते हैं, और वो लॉज आपस में पैरेलल नहीं होते, कहीं ना कहीं कॉन्ट्रडिक्शन उनमें आ जाता है। उस वजह से ऐसी एंटिटीज जो एक से ज्यादा स्टेट्स में ट्रस्ट या फिर सोसाइटी चला रही है, उनके लिए लीगल मैनेजमेंट टफ हो जाता है। इस चीज को ध्यान में रख के इन्होंने बोला कि क्यों ना हम कंपनी लॉ में भी एक कंपनी का ऑप्शन दे दें कि भाई जिनको चैरिटेबल काम करना है वो चाहे तो कंपनी भी बना सकते हैं। ठीक है, अगर वो कंपनी बना रहे हैं तो उसके लिए रेलेवेंट सेक्शन कौन सा है, सेक्शन नंबर 8, और नाम है इसका नॉन प्रॉफिट कंपनी या एनजीओ या एनपीओ, आप कुछ भी उसको बोल सकते हो। अब बेसिक आइडिया ये है कि यहाँ पे जो लोग एज ए मेंबर इन्वेस्ट कर रहे हैं उनको क्लियरली पता है कि हम चैरिटी कर रहे हैं, तो वो शेयर होल्डर होने का कोई मॉनेटरी बेनिफिट आपको मिलने वाला नहीं है, क्योंकि सेक्शन 8 कंपनी होने की बेसिक कंडीशन ये है कि आप प्रॉफिट में हिस्सा मेंबर्स को नहीं दे सकते। तो कोई भी यहाँ पे जो हम बोलते हैं ना कि डिविडेंड या रिटर्न किसी भी फॉर्म में इन्वेस्टर्स को नहीं मिल सकता। तो जो शेयर होल्डर्स यहाँ पैसा लगाते हैं ना, वो समझ के लगाते हैं कि हम यहाँ जो भी इन्वेस्ट कर रहे हैं उसका कोई रिटर्न हमें मिलने वाला नहीं है और ना ही हमें कोई रिटर्न चाहिए। क्लियर, ये पॉइंट समझ आ गया? तो ये कंडीशन यहाँ पे बोली, तो बेसिक मीनिंग सेक्शन 8 कंपनी का यही है जो मैंने आपको बताया। अच्छा, अब ये कंपनी जब फ्रेम कर रहे हैं तो इसके ऑब्जेक्टिव्स में वही सारी चीजें आएंगी, हेल्थ केयर को प्रमोट करना, एजुकेशन को प्रमोट करना, पुअर पीपल की हेल्प करना, ऐसे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं जो हम यहाँ पे देखने वाले हैं। अगर ये कंपनी आपको फ्रेम करनी है, सो दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ अ स्पेशल लाइसेंस। आपको कंपनीज एक्ट 2013 में लाइसेंस के लिए अप्लाई करना पड़ेगा सेंट्रल गवर्नमेंट को इस सेक्शन 8 के अंडर, और लाइसेंस वो लोग ऐसे ही नहीं देंगे। लाइसेंस विल बी सब्जेक्ट टू टर्म्स एंड कंडीशंस। टर्म्स एंड कंडीशंस में ये है कि इस कंपनी के आर्टिकल्स में और मेमोरेंडम में ये सारी बातें स्पेसिफिक लिखी जाएंगी कि किस पर्पस के लिए कंपनी बनी, और आप इसके रूल्स रेगुलेशंस को गवर्नमेंट को बिना पूछे चेंज नहीं कर सकते। तो ऐसा नहीं कि पहले आपने आर्टिकल्स में लिख दिया कि हाँ भाई हम डिविडेंड नहीं देंगे, हम सेक्शन 8 कंपनी वाले रूल्स फॉलो करेंगे, फिर जैसे ही आपको परमिशन मिल गई आपने आर्टिकल्स ऑल्टर कर दिए, वो नहीं चलेगा। तो इसमें कोई भी चेंजेस आपको इन फ्यूचर करने हो तो क्या करना पड़ेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट से स्पेसिफिक परमिशन लेके ही आप ऑल्टरेशन कर सकते हो। सो दिस इज अ लाइसेंस बेस्ड कंपनी, रजिस्ट्रेशन तो होता ही है, प्लस सेंट्रल गवर्नमेंट का स्पेशल लाइसेंस मिलता है, तभी आप ये काम कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते। आया समझ में? क्लियर है? तो ये कंडीशन है। ठीक है, और पॉइंट्स देख लेते हैं। अब बाकी अगर सेक्शन 8 कंपनी की बात करें तो इनको प्रिविलेजेस बहुत सारे मिलते हैं। क्या प्रिविलेज मिलते हैं वो समझने, सारे प्रिविलेज यहाँ पे अभी इस शॉर्ट नोट में नोटेड नहीं है, वो आपको थ्रू आउट द एक्ट इन बिटवीन सेक्शन वाइज मिलते रहेंगे कि भाई दिस प्रोविजन इज नॉट एप्लीकेबल ऑन सेक्शन 8 कंपनी, ऐसा करके बहुत जगह आएगा। कंप्लायंसेस में डिस्काउंट, बेसिक बात वही है। देखो, ये कंपनी आप बना क्यों रहे हो, प्रॉफिट कमाने के लिए या समाज सेवा करने के लिए? तो जब आप समाज सेवा कर रहे हो तो सरकार भी तो कुछ कंट्रीब्यूट कर सकती है कि चलो भाई आप कंप्लायंसेस कम करना, आप फीस कम दे देना, आप पे मत करना चार्जेस, तो वो एक वेवर उनकी तरफ से एक सपोर्ट हो गया। तो ऐसे कौन से वेवर है वो आपको समझना है। पहला कंप्लायंस में डिस्काउंट ये है कि आपको कंपनी के नाम के पीछे प्राइवेट लिमिटेड या पब्लिक लिमिटेड लिखने की जरूरत नहीं, या लिमिटेड वर्ड लिखने की जरूरत नहीं। उसका सिंपल रीजन ये है कि ये कंपनी जो सेक्शन 8 कंपनी बनी है, अगर उसके पीछे लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड लिख देंगे तो किसी को भी ये लगेगा कि ये तो प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस एंटिटी है, जबकि ये सेक्शन 8 कंपनी चैरिटी कर रही है। तो इनको बोला कि आप अपना फर्स्ट नेम जो भी रखना चाहते हो, जो आपके ऑब्जेक्टिव से मैच होता है, रख लो, पीछे कुछ मत लिखो, चलेगा, जिससे लोगों को कंपनी वाला कंफ्यूजन, प्रॉफिट मेकिंग वाला कंफ्यूजन ना हो। एक चीज ये अलाउ की। दूसरा पॉइंट बोला कि जब आप कंपनी का मेमोरेंडम आर्टिकल रजिस्टर कराते हो तो उसपे ना स्टैम्प पेपर लगता है, स्टैम्प ड्यूटी देनी पड़ती है, वो स्टैम्प ड्यूटी यहाँ पे माफ कर दी, नहीं पे करनी है। तो गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट कर दिया कि चलो आप समाज सेवा कर रहे हो ना, थोड़ा हमारी तरफ से भी आपको हेल्प होगी। तो ये सब कंडीशंस यहाँ पे रहेगी, आपको समझना है। बाकी पॉइंट्स देख लेते हैं। फिर बोला है कि अगर कभी भी आपने कंडीशंस को ब्रीच किया
तो सेंट्रल गवर्नमेंट आपका लाइसेंस सस्पेंड भी कर सकती है, इंक्वायरी भी कर सकती है और लाइसेंस को कैंसिल भी कर सकती है। ये सारे टर्म्स एंड कंडीशंस यहाँ पे रहेंगे, ये ध्यान रखना, ठीक है। और कोई पॉइंट हो तो मैं एक बार देख लेता हूँ, अदरवाइज मेजरली चीजें कवर हो चुकी हैं। बेनिफिट्स मैं आपको बता देता हूँ, सेक्शन 8 कंपनी को और क्या फायदे मिलते हैं। इनको गवर्नमेंट की तरफ से बहुत बार ग्रांट मिल जाती है, पैसे मिल जाते हैं सेटअप करने के लिए। बैंक से जो लोन मिलता है वो इंटरेस्ट या तो रिड्यूस कर देते हैं या फ्री कर देते हैं, ये सब प्रिविलेजेस होते हैं। अच्छा, फ्री में ज़मीन मिल जाती है, जैसे अगर कोई सेक्शन 8 कंपनी बना के चैरिटेबल काम कर रहा है, तो हॉस्पिटल बनाना है, स्कूल कॉलेज बनानी है, ऐसा कुछ है, तो गवर्नमेंट लैंड भी प्रोवाइड करती है, ये सब सपोर्ट भी रहता है। टैक्स बेनिफिट रहते हैं, इनकम टैक्स आपको पे नहीं करना होता है, तो ये सब बेनिफिट्स एज ए सेक्शन 8 कंपनी आप क्लेम कर सकते हो। इन फ्यूचर अगर ये पता चला कि आपने रूल्स को ब्रीच किया या आप सेक्शन 8 कंपनी को कन्वर्ट करना चाहते हो इनटू प्रॉफिटेबल वन, तो जितने भी बेनिफिट्स अभी तक आपको मिले हैं ना मॉनिटरी, वो सारे आपको रिटर्न करने पड़ेंगे। तो जो इंटरेस्ट का डिस्काउंट मिला, जमीन फ्री में मिल गई और कोई ग्रांट या सब्सिडी मिल गई, वो सब पैसे वापस करने पड़ेंगे अगर इन फ्यूचर आपने सेक्शन 8 कंपनी को प्रॉफिटेबल कंपनी में कन्वर्ट किया। तो नहीं किया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर चलने दो। क्लियर, ये पॉइंट समझ आ गए? तो ये बेसिक था सेक्शन 8। आपको पॉइंट्स गो थ्रू करने हैं तो एक बार लैंग्वेज गो थ्रू कर लो, कुछ अगर नया मिलता है, कुछ कंफ्यूजन है तो बता देता हूँ, पढ़ लो एक बार साथ साथ में, अभी रीड कर लो, घर पे उतनी मेहनत कम। बोलो, कोई क्वेरी? कौन सा वाला है? हाँ, लिमिटेड कंपनी वाले सारे बेनिफिट्स आपको अवेलेबल रहते हैं, सब्जेक्ट टू ऑल इट्स ऑब्लिगेशंस एक्सेप्ट दोज इन रिस्पेक्ट ऑफ इट्स एग्जेम्पशन। हम लोग कोई स्पेसिफिक एग्जेम्पशन आपको दिया है तो फॉलो नहीं करना, वही तो मैं बता रहा था। नॉर्मली प्राइवेट या मतलब लिमिटेड कंपनी वाले जो बेनिफिट्स है, कंपनी होने का फायदा आपको मिलता है, लिमिटेड लायबिलिटी बोल लो, परपेचुअल सक्सेशन, एवरीथिंग, लेकिन जो रूल्स रेगुलेशन फॉलो करने होते हैं उसमें नोटिफिकेशन के थ्रू आपको एग्जेम्पशंस दिए हुए हैं, तो वो तो इन बिटवीन आते रहेंगे, तो हम एग्जाम्पल के तौर पर उसको पढ़ते रहेंगे। वैसे बाकी कोई पॉइंट में किसी को कुछ क्वेरी? लैंग्वेज क्लियर हो रही है? अभी एक शॉर्ट नोट बन सकती है, सेक्शन 8 कंपनी में आंसर पूछना है तो आपको इसमें से पॉइंट्स कोट करने पड़ेंगे, जितने ज़्यादा पॉइंट्स लिखोगे उतने ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे डिपेंडिंग ऑन द वेटेज, तो उस हिसाब से आप उसको प्रिपेयर करना।
नेक्स्ट अगले पॉइंट में बात हो रही है गवर्नमेंट कंपनी की। ये भी एक स्पेसिफिक कैटेगरी हो गई। गवर्नमेंट कंपनी का मीनिंग बड़ा सिंपल है, ऐसी कंपनी जिनमें गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट या स्टेक मोर देन हाफ 50% से ज्यादा मतलब 51% या मोर होगा, ऐसी कंपनी को हम क्या बोलेंगे, दैट इज अ गवर्नमेंट कंपनी। अब ये कौन सी गवर्नमेंट का स्टेक होगा, इन एनी कॉम्बिनेशन, आइदर एनी वन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, मल्टीपल स्टेट गवर्नमेंट्स, सेंट्रल गवर्नमेंट और सेंट्रल प्लस एनी स्टेट गवर्नमेंट, कुछ भी चलेगा। तो मतलब टोटल जो गवर्नमेंट का कॉन्ट्रीब्यूशन है सब कुछ मिला के 51% या उससे ज्यादा हो रहा है, तो आप बोल सकते हो ऐसी कंपनी गवर्नमेंट कंपनी होती है। ये पॉइंट क्लैरिफाई किया। दूसरा यहाँ पे बोला है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और गवर्नमेंट कंपनी अलग अलग चीजें होती है, सेम नहीं होती, ये ध्यान रखना है, ठीक है। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और गवर्नमेंट कंपनी जो है वो अलग अलग चीजें होती है, वो दो अलग एंटिटीज होती है, वैसे ध्यान रखना है। अब इसका क्या मीनिंग है वो समझ लो। आपने जब एक कंपनी रजिस्टर कर ली तो हमने बात की थी सेपरेट लीगल एंटिटी, आर्टिफिशियल पर्सन, वो आइडेंटिटी क्रिएट हो जाती है। सरकारी डिपार्टमेंट जो होते हैं वो तो खुद सरकार का ही हिस्सा हो गए, बट कंपनी इज अ सेपरेट एंटिटी, डिपार्टमेंट्स आर नॉट सेपरेट एंटिटीज। अब ये इसमें एग्जांपल अपन रेलवे का ले सकते हैं। पहले रेलवे सरकारी डिपार्टमेंट था, फिर इन्होंने क्या किया, कंपनी बना दी IRCTC लिमिटेड, अब तो उसके शेयर्स भी लिस्टेड है स्टॉक एक्सचेंज पे। सो नाउ इट इज नॉट अ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, रेलवे इज अ कंपनी, और भले गवर्नमेंट कंपनी है लेकिन सेपरेट एंटिटी मानी जाएगी। तो इस तरीके से आपको उसका मीनिंग ध्यान रखना है। तो ये इसका कंसेप्ट कवर हो गया, बस मीनिंग में इतना ही, इससे ज्यादा कुछ नहीं है, आगे देख सकते हैं। नेक्स्ट एक होल्डिंग सब्सिडरी वाला आंसर है। पहले कुछ छोटे पॉइंट्स कवर करा देता हूँ, फिर इस पे आएंगे। उस टॉपिक को स्किप करके आगे बढ़ना, पेज नंबर 29 पे आ जाओ। फॉरेन कंपनी, बोला फॉरेन कंपनी, अगेन वेरी सिंपल, छोटा सा आंसर। यहाँ पे बोला एक ऐसी कंपनी जिसका जो होम कंट्री है वो इंडिया के अलावा कोई और है, तो जहाँ पे वो ओरिजिनेट हुई है वो कोई और कंट्री है, और इंडिया में उसकी ब्रांचेस हो सकती है, जैसे मल्टीनेशनल कंपनीज में होता है। तो ऐसी कंपनी को हम क्या बोलेंगे, इट इज अ फॉरेन कंपनी। इंडिया में तो फॉरेन कंपनी बहुत सारी, आप फूड इंडस्ट्री देख लो, ऑटोमोबाइल देख लो, इलेक्ट्रॉनिक्स, मोबाइल, सब जगह है। तो अलग अलग ब्रांड्स जो इंडिया के बाहर के, जैसे एप्पल हो गया, या फूड में डोमिनोज या पिज्जा हट या मैकडोनल्ड हो गया, तो ये सारे यूएस के ब्रांड्स है जो इंडिया में बिजनेस कर रहे हैं, तो इनको हम क्या बोल सकते हैं, दीज आर फॉरेन कंपनीज, सिंपल कंसेप्ट। नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट कंपनी। इन्वेस्टमेंट कंपनी वो कैटेगरी है जो ना कोई प्रोडक्ट बेचते हैं, ना कोई सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, ना ही कोई ट्रेडिंग करते हैं। इनका सिंपल एक ही काम है, ये सिर्फ इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, ठीक है। और इन्वेस्टमेंट का मतलब दूसरी कंपनी की सिक्योरिटीज में, स्टॉक्स में, गवर्नमेंट बॉन्ड्स में, मतलब ये पैसा लगाते हैं दूसरी एंटिटीज में, वो जब वैल्यू बढ़ा के देती हैं तो इनका प्रॉफिट होता है। ये लोग खुद कोई प्रोडक्ट नहीं बेचते, कोई सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करते, ऐसी एंटिटीज को हम क्या बोलेंगे, दीज आर इन्वेस्टमेंट कंपनीज, ठीक है। तो बहुत सारे लोग हैं जो इंडिविजुअली भी ये काम करते हैं। अगर आप और कोई काम नहीं करते, स्टॉक मार्केट में पैसे लगाते हो, तो आप इन्वेस्टर हो, बट यही काम अगर आप कंपनी के नाम से कर रहे हो तो फिर वो एक इन्वेस्टमेंट कंपनी वाली कैटेगरी हो जाएगी, ये ध्यान रखना। मेजर इनकम जो है वो इस सोर्स से आनी चाहिए, ऐसे बताया हुआ। नेक्स्ट पार्ट है दैट इज कॉल्ड डोरमेंट कंपनी। अब डोरमेंट कंपनी में शॉर्ट में बता रहा हूँ, ये इसका अलग से चैप्टर है, अपने इस कंपनी लॉ में पूरा चैप्टर है, तो अभी से बेसिक मीनिंग समझ लो, सेक्शन की टेक्निकलिटीज में मैं नहीं जा रहा। डोरमेंट कंपनी का बेसिक मीनिंग है इनएक्टिव कंपनी। एक ऐसी कंपनी जो नाम के लिए बनी है ऑन पेपर, अभी उसमें कोई बिजनेस एक्टिविटी नहीं हो रही। जब तक बिजनेस एक्टिविटी शुरू नहीं हो जाती तब तक के लिए वो इस कैटेगरी में अपने आप को क्लेम कर सकती है। इससे फायदा क्या होगा, एक टैग तो है वाली, फायदा ये होगा कि आपको कंप्लायंसेस फॉलो नहीं करने पड़ेंगे। तो बिकॉज यू आर इनएक्टिव, यू आर डोरमेंट, बहुत सारे कंप्लायंसेस कंपनी लॉ में या ROC में आपको माइनस हो जाते हैं कि अभी मत फॉलो करो, जब एक्टिव हो जाओगे ना तब फॉलो करना। तो बोले ऐसी कंपनी कोई बनाता क्यों, उसका कोई रीजन है, कोई पर्पस है, स्पेसिफिक रीजन। अगर सपोज ऐसी कोई सिचुएशन है कि आप अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हो कंपनी के फॉर्म में, और इसके लिए आप कोई रिसर्च कर रहे हो, जैसे पेटेंट, कॉपीराइट वाला कुछ मैटर चल रहा है, आपने क्या किया, पेटेंट रजिस्टर करा दिया। अब पेटेंट रजिस्टर कराओगे तो किसी के नाम पे तो करवाना पड़ेगा। अब हम सब लोग मिलकर पैसा लगाने वाले कंपनी में, और पेटेंट मैंने मेरे नाम पे रजिस्टर करा दिया इंडिविजुअल नेम में, तो आपको नहीं लगता ये बाकी सब लोगों के साथ फिर गलत हो गया? बाद में अगर मैंने वो पेटेंट का मिसयूज किया तो आप लोग क्या कर लोगे, कुछ नहीं कर पाओगे, लीगली तो मैं ओनर हूँ। तो इसमें सेफ रहने के लिए लोग ये करते हैं कि पहले कंपनी क्रिएट कर देते हैं, फिर जो पेटेंट बनेगा वो कंपनी के नाम पे रजिस्टर करवाएंगे, ताकि सबका जो राइट है, जो इंटरेस्ट है, वो प्रोटेक्टेड रहे और सेफ रहे। किसी को ऐसा ट्रस्ट फैक्टर का प्रॉब्लम नहीं है कि यार मेरे नाम पे पेटेंट करवा देते, उसके नाम पे कराया, फिर वो अगर बाद में कंपनी के नाम पे ट्रांसफर नहीं करेगा तो ये सब इश्यूज नहीं आने चाहिए। अब अभी आपने कंपनी ऑलरेडी बना दी, पेटेंट रजिस्टर करा दिया, लेकिन उस कंपनी के नाम से बिजनेस शुरू होने में टाइम लगेगा।
अभी तो पेटेंट किया है, टेक्नोलॉजी इन्वेंट की है, उसके रिगार्डिंग अब फैक्ट्री सेटअप होगी, कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट होगा, सेल शुरू होगा, तब पैसा आएगा। इस प्रोसेस में लगेंगे 2 साल। तो 2 साल तक कंडीशन ये रहने वाली है कि एक ऑन पेपर कंपनी है जिसके नाम पे सिर्फ एक पेटेंट रजिस्टर्ड है और कोई बिजनेस एक्टिविटी हो ही नहीं रही है, सिर्फ प्लांट पे खर्चा चल रहा है, प्लांट बन रहा है। तो तब तक के लिए आरओसी में सारे कंप्लायंस आप करने भी जाओगे ना, तो आधे से ज्यादा फॉर्म्स खाली जाएंगे, उसमें कोई डिटेल नहीं होगी, सिर्फ सबमिट करना है, पैसे भरने हैं। क्या फायदा ऐसा टाइम वेस्ट करने का। तो टेम्परेरीली आप डोरमेंट स्टेटस ले सकते हो आरओसी को बोल के, सामने से जाके बोल दो भैया सिचुएशन है, अभी आप हमें डोरमेंट स्टेटस दे दो। जैसे ही कमर्शियल प्रोडक्शन हम स्टार्ट कर देंगे, बिजनेस शुरू हो जाएगा, आप वो डोरमेंट स्टेटस वापस ले लेना, हम सारे कंप्लायंस फॉलो करेंगे। तो ऐसा एक प्रोविजन यहाँ पे इन्होंने किया कंपनी लॉ में, और रेफरेंस का सेक्शन है 455। पता चला, समझ आया। तो डोरमेंट कंपनी जो है 455 में कवर होती है, ये क्लैरिफाई कर दी। चलो बाकी पॉइंट्स देखें अब। इसके पहले जो अपना आंसर है होल्डिंग सब्सिडरी वाला, अब उसको समझ लेते हैं। पेज 24 पे आ जाओ। होल्डिंग कंपनी को यहाँ पे पेरेंट कंपनी भी बोला जा रहा है, और ये बात अपन कर भी रहे थे बीच में, मैंने आपको बोला भी था कि पूरा जब आंसर आएगा थोड़ा डिटेल में समझ आएगा होल्डिंग एंड सब्सिडरी एग्जैक्टली है क्या। अब सपोज आपकी एक कंपनी ऑलरेडी बनी हुई है जिसमें आप सबका कैपिटल है, इन्वेस्टमेंट है, मेरी भी एक कंपनी है, सेम सिचुएशन है। अब मैं आपकी कंपनी में कुछ स्टेक परचेस कर रहा हूँ, आप लोग मुझे अपने शेयर बेच रहे हो और मुझसे पैसा ले रहे हो, और आपकी कंपनी की आधी से ज्यादा कैपिटल अब मैं ओन करने वाला हूँ इन फ्यूचर। तो इससे जो रिलेशन आपकी और मेरी कंपनी बनेगा दैट विल बी ऑफ होल्डिंग एंड सब्सिडरी। तो मेरी कंपनी, क्योंकि मैं आपके कंपनी में आधे से ज्यादा शेयर्स ओन कर रहा हूँ, आई एम होल्डिंग और अ पेरेंट कंपनी, और सामने आपकी कंपनी को क्या बोला जाएगा, सब्सिडरी कंपनी। समझ आ गया। तो इस तरीके से ये वन ऑफ द रीजन है जैसे होल्डिंग और सब्सिडरी का रिलेशन क्रिएट होता है, बट दिस इज वन ऑफ द रीजन। और भी रीजन हो सकते हैं, मतलब एक दो कंपनीज के बीच में होल्डिंग सब्सिडरी का रिलेशन कब माना जाएगा, तो वन ऑफ द कंडीशन इज मोर देन 50% इन्वेस्टमेंट। दूसरी कंडीशन ये है कि आपकी कंपनी के आधे से ज्यादा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मेरी कंपनी अपॉइंट करती है, मतलब हम जो बोलेंगे वो डायरेक्टर बनेगा, तो भी वो कंट्रोल हमारा ही चलने वाला है, मैनेजमेंट हमारा ही चलने वाला है, तो वहां पे भी होल्डिंग सब्सिडरी वाला रिलेशन क्रिएट हो गया, ऐसा मान लिया जाएगा। तीसरे पॉइंट में ये बोला है कि आपकी कंपनी के मैनेजमेंट डिसीजंस आप मुझे पूछे बिना नहीं लेते हो, मतलब फाइनल कॉल मेरा है, तो भी ये होल्डिंग सब्सिडरी वाला रिलेशन है, ऐसा मान लिया जाएगा। तो 3 कंडीशन हो गई, एक तो पैसों के टर्म्स में, दूसरा मैनेजमेंट के अपॉइंटमेंट के टर्म्स में, और तीसरा कंट्रोल के टर्म्स में। ठीक है, तो मैनेजमेंट, कंट्रोल एंड कैपिटल, ऐसे 3 पॉइंट्स बोले जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। मैनेजमेंट का अपॉइंटमेंट, बिजनेस में कंट्रोल, और कैपिटल में आधे से ज्यादा इन्वेस्टमेंट अगर मेरी कंपनी का है, तो फिर आप सब्सिडरी और में होल्डिंग। आया समझ में, पता चला। इसमें एक और टर्म आता है, उसको बोलते हैं होल्ली ओन सब्सिडरी। ये तो एक रिलेशन है ही होल्डिंग और सब्सिडरी का, होल्ली ओन्ड सब्सिडरी। अब ये क्या चीज है, अगर किसी कंपनी की 100% कैपिटल मैं होल्ड कर रहा हूँ, 100% मतलब पूरा पैसा मेरा ही लगा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, होल्ली ओन्ड सब्सिडरी। और ये भी एक कंसेप्ट है जो मार्केट में बहुत प्रिवेलेंट है। आप ऑनलाइन एक बार गूगल पे सर्च करना, रिलायंस है, टाटा ग्रुप है, या टाटा पावर हो गई, या टाटा मोटर्स है, ये सब कंपनीज है, आप ये सर्च करना इनकी सब्सिडरीज कितनी है। रिलायंस की सर्च कर लेना, 100 से ऊपर सब्सिडरी होंगी इनकी। हर छोटे छोटे बिजनेस के लिए अलग अलग कंपनी बना रखी होती है, क्योंकि अकाउंटिंग फिर सबका सेपरेट रहता है, और इन फ्यूचर किसी कंपनी के लिए फंडिंग रेज करनी हो तो उनके लिए ज़्यादा ईजी रहता है। तो इनकी इतनी सारी अलग अलग सब्सिडीज होती है, बिजनेस के हिसाब से वो लोग उसको क्रिएट करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अब रिलायंस इंडस्ट्रीज खुद जो काम कर रही है उसके अपने भी बहुत सारे बिजनेसेस है, लेकिन हर बिजनेस वो लोग इस नाम से नहीं कर रहे, कितनी जगह उन्होंने सब्सिडरी बना रखी है। जैसे जो इनका FMCG वाला बिजनेस है, जियो मार्ट वाला, ठीक है, रिलायंस रिटेल या जियो मार्ट वाला, तो उसके लिए अलग उन्होंने रिलायंस रिटेल वेंचर लिमिटेड करके एक कंपनी बना रखी है। इसमें 100% पैसा अभी रिलायंस का ही लगा हुआ है, ये होल्ली ओन्ड सब्सिडरी है। जियो का जो बिजनेस है उसमें भी उन्होंने स्टार्टिंग में यही किया था, अभी उन्होंने उसमें कुछ स्टेक सेल किया है, लेकिन पहले जब जियो आया था तो जियो कंपनी रिलायंस की 100% होल्ली ओन्ड सब्सिडरी थी। अभी गूगल, फेसबुक वालों को, अमेजोन वालों को थोड़ा बहुत स्टेक बेचा है उसके अंदर, लेकिन मेजर कंट्रोल कंपनी का ही है। अब ये जो है ये अभी 100% सब्सिडरी है। इन फ्यूचर इस कंपनी का जब IPO आएगा तो उसका कुछ स्टेक जो है वो लोग पब्लिक को बेच के उसका पैसा रिकवर करेंगे, लेकिन तब तक के लिए इस तरीके से चल रहा है। तो डिफरेंस क्लियर हुआ दोनों में, सब्सिडरी और होल्ली ओन्ड सब्सिडरी में क्या फर्क है, क्लियर है, ठीक है। बाकी पॉइंट्स देखते हैं अब लैंग्वेज के साथ साथ क्या बोला है।
स्टार्टिंग में आपको मीनिंग मिल जाएगा, कुछ कंपनीज के नाम मिल जाएंगे। मैं पॉइंट्स देख लेता हूँ, टेक्निकल चीजें डिस्कस करा देता हूँ, बाकी आप पहले पढ़ लो। फर्स्ट पेज पे जो कंटेंट है उसमें तो कोई ऐसी नई बात नहीं बोली। नेक्स्ट पेज पे आप देख लो कुछ डिसएडवांटेजेस है, मैं डिस्कस करा देता हूँ, फिर लास्ट में आप आराम से रीड कर लो। डिसएडवांटेजेस बोले होल्डिंग कंपनी फ्रेम करने के, पहला बोल दिया ओवर कैपिटलाइजेशन। ओवर कैपिटलाइजेशन का मतलब है कि कंपनी का जो पैसा है वो ज़्यादा ही लग चुका है। सब्सिडरीज में पैसा कौन डाल रहा है, हम ही तो लगा रहे हैं, तो कैपिटल बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट हो गई है, कहीं थोड़ा बहुत रिस्क फैक्टर हो सकता है। अब ये इतना भी कोई प्रैक्टिकली प्रॉब्लम नहीं है, जस्ट वन ऑफ द सिचुएशंस कि अगर कोई डिसएडवांटेज बताना हो तो क्या बताए, ये पॉइंट आ सकता है। दूसरा, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ सब्सिडरीज। देखें, द सब्सिडरी कंपनीज माइट फेस चैलेंजिंग सिचुएशन वेयर दे आर कंपेल्ड टू बाई गुड्स फ्रॉम द होल्डिंग एट हायर प्राइसेस एंड वाइस वर्सा। हाँ, ये हो सकता है भाई, होल्डिंग सब्सिडरी का रिलेशन है, आपकी कंपनी को जो रॉ मटेरियल लगता है वो हम ही बनाते हैं, तो हमसे ही लेना पड़ेगा, बट वहाँ पे प्राइस अगर थोड़ा सा ज़्यादा है फिर भी लेना पड़ेगा, तो उसमें क्या हो रहा है, सब्सिडरी का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, उसके प्रॉफिट्स कम दिखेंगे, होल्डिंग के ज़्यादा दिखेंगे, तो ये एक प्रॉब्लम आ सकती है होल्डिंग सब्सिडरी वाले रिलेशन में। तीसरा, मैनिपुलेशन। ठीक है, सब्सिडरीज की इंफॉर्मेशन देके कितनी बार कंपनी अपनी वैल्यू ज्यादा दिखाने की कोशिश भी करती है, डेटा मैनिपुलेशन, भाई नंबर्स बढ़ा के दिखाते हैं, ऐसे सब होता है, तो ये प्रॉब्लम तो रहने वाला है। इकोनॉमिक पावर का कॉन्सेंट्रेशन, मतलब डिसीजन मेकिंग पावर सारा एक होल्डिंग कंपनी के हाथ में चला जाता है, और सब्सिडरी कंपनी तो है लेकिन इंडिविजुअली कोई डिसीजन ले नहीं सकती, तो वो एक नेगेटिव पॉइंट हो जाता है। वैसा मोनोपोली, हाँ ये तो रहेगा, होल्डिंग कंपनीज बाय एब्जॉर्बिंग मोर एंड मोर सब्सिडरीज में आल्सो क्रिएट कॉन्ग्लोमेरेट्स एंड अ मोनोपोलिस्टिक मार्केट। और ये रियल सिचुएशन है, मोनोपोली की जो यहाँ पे बात कर रहे हैं, ये एक्चुअली में ऐसा है, ये बड़ी बड़ी कंपनीज, जितनी भी आप बड़े ब्रांड्स देख रहे हो ना, चाहे वो रिलायंस हो या फिर आप गूगल का एग्जाम्पल ले लो, एप्पल का एग्जाम्पल ले लो, ये लोग पूरे साल में हंड्रेड्स ऑफ कंपनीज परचेज करते हैं, शॉपिंग करते हैं कंपनीज की। जैसे आप कपड़े खरीदने जाते हैं, 2 कपड़े 5 कपड़े 10 ले आए ना, ये लोग कंपनियां ले आते हैं ऐसे उठा के, वैसा होता है। तो गूगल और एप्पल जैसी टेक कंपनीज पूरे साल में हंड्रेड्स ऑफ कंपनीज बाई करती है। अच्छा, ये लोग इसका बहुत ज्यादा प्रचार या प्रमोशन नहीं करते सामने से, ये न्यूज में आपको कहीं पढ़ने को नहीं मिलेगा कि आज गूगल ने ये कंपनी खरीद ली, वो कंपनी खरीद ली, वो लोग जानबूझ के इसको डाउन प्ले करते हैं। रीजन क्या है, देखो बिजनेस है, अब बिजनेस में आप जितना फेयर रहने जाओगे ना उतना प्रॉब्लम है। अब ये कैसी कंपनीज है, सारी टेक कंपनीज है। अब टेक में कितना कंपटीशन है आपको पता है। अच्छा, टेक में लोगों के पास दिमाग भी बहुत है, और ऐसा नहीं है कि इंजीनियर्स और प्रोग्रामर्स खाली गूगल के पास है, और भी लोग होंगे, इंडिविजुअल्स भी होंगे। व्हाट्सएप वाला केस तो आपको पता ही होगा, व्हाट्सएप अभी किसने बाई कर लिया, मेटा मतलब फेसबुक ने बाई कर लिया। एक पॉइंट पे व्हाट्सएप के जो डेवलपर्स हैं, 2 लोग हैं, वो लोग दोनों फेसबुक में जॉब मांगने गए थे, और फेसबुक वाले ने उनको रिजेक्ट कर दिया था, जॉब नहीं दिया, महंगा पड़ गया। अब जॉब नहीं मिला, उन्होंने क्या किया, खुद का प्लेटफॉर्म डेवलप कर लिया, क्या बना दिया, व्हाट्सएप। अब वही व्हाट्सएप फेसबुक ने खरीदा, कितने में खरीदा, अमाउंट पता है, $19 बिलियन। $19 बिलियन इतना बड़ा अमाउंट है, कुछ कंट्रीज की जीडीपी से भी ज्यादा है, अपने पड़ोस में है ना, हाँ हाँ उनकी, हाँ जीडीपी से भी ज्यादा है। तो $19 बिलियन जो है ना, उसमें पता नहीं आप कितने देश खरीद सकते हो, इतना बड़ा अमाउंट है। इतना बड़ा अमाउंट फेसबुक को देना पड़ा सिर्फ व्हाट्सएप परचेज करने के लिए, वैसा है। अब पॉइंट वही हो गया कि जो टैलेंट है वो तो पूरे वर्ल्ड में कहीं पे भी है। आज गूगल जैसी कंपनी कोई और भी बना सकता है, उनको डर लगा रहता है कि हमें कंपटीशन नहीं आना चाहिए। सर्च इंजन हो गया, गूगल मैप्स हो गया, ये सब में कंपटीशन नहीं आना चाहिए, हमारी मोनोपोली रहनी चाहिए। तो ये लोग क्या करते हैं, जैसे ही कोई नया कुछ इन्वेंशन करता है ना, ये जाके उसको खरीद लेते हैं, इतना पैसा देंगे उसको भी नहीं बोल पाएगा, और नहीं मानेगा, बोले नहीं पैसों के लिए बिकने वाली नहीं कंपनी मेरी, मैं तो चलाऊंगा। फिर उसको कंपटीशन में परेशान इतना करेंगे ना कि बेचारा थक जाएगा। ये सब चीजें मार्केट में एक्चुअली में होती है। आप गूगल में के केस में देख लो, यूट्यूब जो है वो अब गूगल का ब्रांड है। आप फेसबुक के केस में देख लो, सोशल मीडिया के बड़े बड़े प्लेटफॉर्म, इंस्टाग्राम जो है वो पहले फेसबुक का थोड़ी ना था, वो तो अलग कंपनी थी, डेवलपर अलग था, लेकिन फेसबुक वाले ने उसको बाई कर लिया, $1 बिलियन या ऐसे कुछ अमाउंट में बाई किया। अब उससे ज्यादा पैसा वो इंस्टाग्राम के थ्रू कमा रहा है फेसबुक वाला। व्हाट्सएप में भी सेम चीज है, इतना पैसा उसने इन्वेस्ट किया, तो डेफिनेटली उनको ये चाहिए कि फेसबुक एक ऐसा ग्रुप है कि सोशल मीडिया इंटरेक्शन जो भी हो रहा है, मेजोरिटी पब्लिक मेरे प्लेटफॉर्म पे होनी चाहिए। ट्विटर वाले केस में देख लो, अब एलॉन मस्क ने क्या किया, ट्विटर परचेज कर लिया, वो क्या बैठे बैठे कुछ भी ट्वीट कर देता था, पता होगा अगर आपने न्यूज पे देखा। जब ये बिटकॉइन वाला मैटर चल रहा था ना, तो वो ट्वीट कर करके बिटकॉइन का प्राइस मैनिपुलेट कर देता था। उसने एक बार लिख दिया, हमारी कंपनी टेस्ला गाड़ी बेच रही है, अगर आप बिटकॉइन में पेमेंट करोगे हम एक्सेप्ट करेंगे। तो जैसे ही उसने लिखा ना, बिटकॉइन के रेट बढ़ गए।
फिर बाद में थोड़े दिन बाद न्यूज़ आई, खुद ही ट्वीट किया कि बोले नहीं बिटकॉइन जो है ना वो एनवायरनमेंट के लिए हार्मफुल है, मुझे अभी अभी मेरी टीम ने बताया, तो हम ये जो प्रपोजल है वो कैंसिल कर रहे हैं, हम बिटकॉइन एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अब जैसे ये न्यूज़ आई ना, बिटकॉइन का रेट नीचे। अब ये गेम हो गया, पहले खुद खरीद लिए, ट्वीट कर दिया, बाद में जब रेट बढ़ गए बेच दिए, फिर वापस ट्वीट कर दिया, तो पैसे बना लिए। एक्चुअली में यही हुआ। तो ट्विटर वाला ना परेशान हो गया था, यार कुछ भी लिख के चला जाता है, नाम मेरे प्लेटफॉर्म का खराब होता है। ट्विटर वाले ने उसका अकाउंट ब्लॉक कर दिया। एलॉन मस्क ने पूरा ट्विटर ही खरीद लिया, बोले अब मेरा ऐप है, जो चाहे करो। पैसा है तो फिर बात आदमी कुछ भी कर सकता है ना। तो पावर का गेम हो गया। तो ये कंपनीज बहुत तरीके से अपनी मोनोपोली मेंटेन करने की कोशिश करती है और छोटी कंपनीज को बाई आउट कर लेती है। और ये छोटी कंपनीज पता है कैसी, 1-2 करोड़ रुपए कंपनी है, 5 करोड़ रुपए कंपनी, 10 करोड़ रुपए कंपनी, 100 करोड़ भी दे देंगे। और वो कंपनी का फाउंडर ना, उसने इतने पैसे नहीं देखे होंगे, एक तो लॉस में चला रहा है, पर इनको पोटेंशियल दिख जाते हैं, इसको रोका नहीं ना या खरीदा नहीं ना, ये कल अपने को कंपटीशन देगा, फिर इसको इतने $1 बिलियन में खरीदना पड़ेगा, इससे अच्छा आज ही बाई आउट कर लो, कॉम्पिटिटर क्रिएट मत करो। तो टेक्नोलॉजी जायंट्स कॉम्पिटिटर क्रिएट होने नहीं देंगे। आप कोई भी नया स्टार्टअप क्रिएट करो जो टेक्नोलॉजी बेस्ड है, इनकी तरफ से बाइंग ऑफर आ ही जाता है। ये पूरे वर्ल्ड पे नजर रखते हैं कौन क्या कर रहा है, तुरंत बाई आउट ऑप्शन आ जाएगा। और मेजोरिटी एंटरप्रेन्योर्स इनको कंपनी बेच के निकल जाते हैं, क्योंकि जो पैसा उनको मिलता है ना, वो उनकी वैल्यूएशन से बहुत ज्यादा होता है। उन पैसों से कुछ और काम कर लेंगे, उसी कंपनी में थोड़ा बहुत बोर्ड में मेंबर की पोजीशन होल्ड कर लेंगे, उस तरीके से काम चल रहा है। तो मोनोपोलिस्टिक सिचुएशन की तरफ ये चीज चली जाती है, ये डिसएडवांटेज है, बिकॉज मोनोपोली इज नॉट गुड फॉर द वर्ल्ड, वो आपको पता ही है। जो मोनोपोली पे लेके जाएगा फिर वो क्या करेगा। तो उस चीज को रोकने के लिए कुछ करना चाहिए, रूल्स होते हैं, लेकिन मोनोपोली क्रिएट करने की ट्राई वो लोग पूरी करते हैं। क्लियर हो गया। गूगल मैप्स का आप एग्जाम्पल देख रहे हो, अभी इंडिया में एक कंपनी मैप माई इंडिया करके, आप उसका ऐप सर्च करके देखना, गूगल मैप के कंपटीटर में काफी बढ़िया मैप है। गूगल मैप कभी कभी घुमा देता है, उतना डिपेंडेबल नहीं है, मतलब आप पूरा उस पर रिलाई नहीं कर सकते कि जो ये बोल रहा है वो करो, थोड़ा आगे का देखना पड़ता है कहाँ लेके जा रहा है। फिर कभी कभी क्या है ना, वो दूसरे रास्ते से ले जाता है, उल्टा टाइम और लग जाता है, रास्ते खराब होते हैं, इससे लगता है कि सीधा सीधा चले जाता है, बेटर रहता है। तो गूगल मैप्स उतना रिलायबल भी नहीं है, लेकिन फिर भी बेटर है, ना होने से तो बेटर ही है। बट ये मैप माई इंडिया जो कंपनी आई है, ये काफी स्ट्रॉन्ग कंपटीशन इसको दे रही है, और इनका भी अपना ऐप है, आप ट्राई करके देख सकते हो, लिस्टेड एंटिटी है, शेयर का प्राइस भी काफी अच्छा है। और इवन टारगेट कैसे कर रहे हैं, जो कार के अंदर जो इनबिल्ट मैप नहीं होता, उसमें मैप माई इंडिया कंपनी बहुत सारी कार्स में मैप सर्विसेज प्रोवाइड करती है, जहाँ गूगल नहीं कर रहा है। तो उनके लिए तो लोकल लेवल पे कंपटीशन ही है ना। इंडिया जैसे कंट्री में मैप का ऑल्टरनेटिव होना, गूगल मैप का ऑल्टरनेटिव होना, गूगल वाले के लिए खतरनाक बात है। बट अभी तक वो बाई आउट हुआ नहीं, कंपनी कंपटीशन दे रही है, बट कहीं ना कहीं सिमिलर लाइन ऑफ बिजनेस में है। गूगल सर्च का कोई कॉम्पिटिटर है, गूगल के पेजेस का, उसकी वेबसाइट का, यूनिवर्सल वही सारा मोनोपोली है। तो वो लोग इस चीज को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश करते हैं, ये यहाँ पे बता रहे हैं। दैट इज अ डिसएडवांटेज, ठीक है, मोनोपोलिस्टिक सिचुएशन। ठीक है, फिर सब्सिडरी वाली बात हो रही है। सब्सिडरी का देखो मीनिंग तो मैंने आपको बता दिया है, तो स्टार्टिंग की लैंग्वेज में कुछ नया नहीं है। उसमें एक लेयर की बात हो रही है, वो क्लियर कर देता हूँ, मैं डायरेक्ट पॉइंट्स ही बता रहा हूँ। सब्सिडरी की लेयर्स, जैसे एक कंपनी है ए लिमिटेड, इसकी एक सब्सिडरी है बी लिमिटेड, और इसकी एक सब्सिडरी है सी लिमिटेड। हो सकता है ऐसा, पॉसिबल है। अच्छा, इन दोनों में क्या रिलेशन है, होल्डिंग सब्सिडरी का रिलेशन बोल सकते हैं डेफिनेटली। भाई बी लिमिटेड मेरी सब्सिडरी है, उसकी सब्सिडरी है सी लिमिटेड, तो ये कंपनी मेरी भी तो सब्सिडरी हुई। क्लियर हो गया। बट दिस इज कॉल्ड लेयर, इसको हम बोलेंगे फर्स्ट लेयर, और इसको क्या बोलेंगे, सेकेंड लेयर। समझ आया, फर्स्ट लेयर एंड सेकेंड लेयर। और भी हो सकती है, थर्ड लेयर फोर्थ लेयर भी हो सकती है, दैट डिपेंड्स। इसमें आगे कुछ पॉइंट्स आएंगे, जो इन्वेस्टमेंट कंपनी की बात अपने कर रहे थे ना, उसमें रिस्ट्रिक्शन होता है। अगर आप इन्वेस्टमेंट कंपनी बना रहे हो तो सिर्फ 2 लेयर तक अलाउड होता है, तीसरी लेयर अलाउड नहीं होती। लेकिन अगर आप ऑपरेटिंग कंपनी बना रहे हो जो ट्रेडिंग मैन्युफैक्चरिंग सर्विस प्रोवाइड करती है, तो आप थर्ड लेयर फोर्थ लेयर फिफ्थ लेयर कितनी बना लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये कुछ आगे पॉइंट्स आएंगे, लेकिन जब वो चैप्टर में आएगा तब मैं बताऊंगा। क्लियर, ये समझ आ गया। तो ये लेयर वाला बात हो गई। ठीक है, एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट इसमें कंप्लीट है। नेक्स्ट, होल्डी ओन्ड सब्सिडरी क्या है, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, तो छोटा सा ही पॉइंट है। सब्सिडरी कंपनी बनाने के बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं, वो एक आंसर दे रखा है, वो देख लो। सब्सिडरी कंपनी बनाने का जो पहला बेनिफिट दे रखा है, होल्डिंग कंपनी को फाइनेंशियल लॉसेस अपनी बुक्स में नहीं दिखाने पड़ेंगे। ये एक सिंपल सा कंसेप्ट है। अब देखो, अपनी कंपनी जैसे रिलायंस की बात कर रहे थे, तो वो लोग अपना बिजनेस चला रहे हैं,
या टाटा मोटर्स अपना बिजनेस चला रही, जो भी कंपनी है, उनको कोई नया बिजनेस ट्राई करना है। ये लोग अलग अलग वेंचर्स करते रहते हैं। अब नया बिजनेस ट्राई करने में लॉस होने का भी तो रिस्क है। उनको लग रहा है थोड़ा रिस्की है, नुकसान हो गया तो रिलायंस की बुक में लॉस दिखेगा, प्रॉफिट डाउन होगा, तो वो शेयर प्राइस पे इम्पैक्ट करेगा, कंपनी की रेपुटेशन पे इम्पैक्ट करेगा। एक काम करते हैं, एक सब्सिडरी बना देते हैं, जो कैपिटल ट्रांसफर करनी है उसमें कर देते हैं, नया बिजनेस इसके नाम से शुरू करते हैं। अगर लॉस में गया तो कौन जाएगा? पैसा तो हम पहले ही दे चुके हैं। अब ये लॉस में चली भी गई, इसको क्या फर्क पड़ेगा, इसकी बुक्स को क्या फर्क पड़ेगा? समझ आ रहा है? तो ये थोड़ा सा प्रेजेंटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से किया जाता है। सब्सिडरी कंपनी बनाने का ये एक बेनिफिट आपके पास रहेगा। दूसरा, subsidiaries focusing on specific product or technology development can strengthen the corporation as a whole। ठीक है, ये इस हिसाब से होगा कि आप अलग अलग प्रोडक्ट्स बना रहे हो तो उसके लिए अलग अलग कंपनी बना लो, सबका बिजनेस अलग चलेगा। टाटा मोटर्स अभी कर रही है। टाटा मोटर्स जो है वो दो टाइप के व्हीकल सेल करती है, कमर्शियल व्हीकल, एक पैसेंजर व्हीकल। पैसेंजर मतलब जो आप और मैं गाड़ी चला रहे हैं उनकी, टाटा की वो। कमर्शियल व्हीकल में ट्रक वाला जो बिजनेस आ गया वो। अब कंपनी बोल रही है कि हम इन फ्यूचर दो कंपनीज अलग कर देंगे, स्प्लिट कर देंगे। कमर्शियल व्हीकल का बिजनेस अलग कंपनी के नाम से चलेगा, पैसेंजर वाला अलग नाम से चलेगा। तो दोनों की जो एक्चुअल प्रॉफिटेबिलिटी है ना, वो इन्वेस्टर्स को दिखेगी, और जिसको सिर्फ पैसेंजर व्हीकल के बिजनेस में इंटरेस्ट है वो उसमें इन्वेस्ट करे। एंड अदरवाइज अभी आप टाटा मोटर का शेयर खरीदते हो ना, तो उसमें दोनों बिजनेस कवर हो जाते हैं। टाटा पावर में भी उन्होंने ये किया। टाटा पावर जो है वो थर्मल पावर प्लांट बेस्ड कंपनी, अब उसमें वो लोग डिवीजन कर दिया, ग्रीन एनर्जी के लिए अलग कंपनी बना दी। अब वो ग्रीन एनर्जी वाली कंपनी सोलर, हाइड्रो, विंड एनर्जी पे काम कर रही है, बाकी कोई चीज से लेना देना नहीं। क्लियर? चल, तो ये पॉइंट्स कवर हो गए। नेक्स्ट, स्पेसिफिक ब्रांड और प्रोडक्ट एज सब्सिडरीज ओन लीगल एंटिटी टू मेंटेन इंडिपेंडेंस। सेम बात हो गई, अलग अलग ब्रांड्स क्रिएट करने के लिए अलग अलग कंपनी बना सकते हो। आप इसमें जाओगे रिलायंस रिटेल में, रिलायंस मॉल में, तो जो भी आप सामान खरीद रहे हो ना, उसमें आप देखोगे तो अलग अलग कंपनी के प्रोडक्ट पड़े होते हैं, लेकिन 90% कंपनी रिलायंस की खुद की है। उन्होंने वैसे किया हुआ है। मतलब कैसा है कि सपोज आपको प्रेशर कुकर लेना है, अब प्रेशर कुकर में आपको पॉपुलर ब्रांड में प्रेस्टीज का प्रेशर कुकर मिलेगा, उसके बाजू में एक और दूसरी कंपनी का पड़ा होगा जो दिखेगा सिमिलर, उससे काफ़ी सस्ता होगा और आपको सारे फीचर्स भी सिमिलर दे रहा है, वही वाला उठा के लाओगे। ब्रांड नेम कुछ और होगा, लेकिन आप सर्च करोगे तो वो ब्रांड किसका है? रिलायंस का ही है। अब ये बिजनेस एक्चुअली रिटेल वाला ऐसे ही चलता है, और ये आप कहीं पे भी देख लो, डीमार्ट में देख लो। आप डीमार्ट में अगर कहीं कभी भी गए होगे, तो जो भी आप किराने का सामान जो हर महीने परचेस करते हो ना, उसमें आपको एक ब्रांडेड कंपनी का प्रोडक्ट मिलेगा और साथ में बाजू में डीमार्ट के खुद के पैकिंग में प्रोडक्ट मिलेगा। देखा है कभी ऐसा? मसाले हो गए, दाल हो गई, ड्राई फ्रूट्स हो गए, ये सब में आप देखना ब्रांडेड कंपनी के भी होंगे और साथ में डीमार्ट का खुद का पैकेजिंग भी होगा। सस्ता कौन सा पड़ता है? और आप लेके भी वही आते हो, क्योंकि आप बचाने, पैसे बचाने तो गए वहाँ पे। तो जब इतना कंसिडरेबल डिफरेंस होगा तो आप होम ब्रांड का प्रोडक्ट पहले खरीदोगे। बट सब चीज डीमार्ट की परचेज करते हैं ना, तो वो कभी कभी कंज्यूमर बिहेवियर में कुछ नेगेटिव पॉइंट आ जाता है। फूड प्रोडक्ट्स में चल जाता है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स और बाकी चीजों में या बाकी जो हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स है उसमें ये लोग क्या करते हैं? ब्रांडिंग दूसरे नेम से कर देते हैं। ये तो क्या होगा, हर चीज घर में रिलायंस 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 दिख रहा है। प्रेशर कुकर भी रिलायंस का, एसी भी रिलायंस का, रेफ्रिजरेटर भी रिलायंस का। वो थोड़ा सा ना एक पॉइंट के बाद फ्रस्ट्रेटिंग और बोरिंग हो जाता है। बोले और कोई कंपनी का प्रोडक्ट भी तो खरीदे, एक ही कंपनी का प्रोडक्ट खरीद रहे हैं। तो ये लोग क्या करते हैं? थोड़ा स्मार्ट वर्क करते हैं। प्रेशर कुकर के लिए अलग ब्रांड क्रिएट कर देते हैं, उसकी सब्सिडरी अलग बना दी। मतलब किचन वेयर जो भी होगा ना, अलग सब्सिडरी, इलेक्ट्रॉनिक्स होंगे अलग सब्सिडरी, वैसे कर देते हैं। तो आपको लगता है मैंने अलग अलग ब्रांड का प्रोडक्ट खरीदा, देख देख के, सोच के, ढूंढ के खरीदा, लेकिन अल्टीमेटली पैसा कहाँ जा रहा है? रिलायंस। आया समझ में? ये एक्चुअली ऐसा होता है, होम ग्रोन ब्रांड्स होते हैं, नाम अलग रख देते हैं। तो ब्रांडिंग के लिए भी सब्सिडरी कंपनी बन सकती है। ठीक, मेंटेन एन अक्वायर्ड कंपनीज इंडिपेंडेंस व्हाइल एक्सर्टिंग मैनेजरियल कंट्रोल। डिपेंड करता है, अगर हम सब्सिडरी कंपनी बना रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि हम उनके डे टू डे एक्टिविटीज में इंटरफियर करेंगे। हम उनको पूरा पावर दे सकते हैं कि आप ये कंपनी, अपना जो मैनेजमेंट अपॉइंट किया उनको बोला आप हैंडल करो, होल्डिंग कंपनी बार बार इंटरफियर नहीं करेगी। तो ये भी पॉसिबिलिटी है। और टैक्स में कुछ बेनिफिट्स हो जाते हैं, तो वो एक अलग पार्ट है, वो टैक्सेशन पढ़ोगे तो पता चलेगा ऑब्वियसली। तो ये सब बेनिफिट्स हो गए। तो होल्डिंग और सब्सिडरी और होल्डली ओन सब्सिडरी, ये मैंने आपको समझाया। इसके साथ एक एसोसिएटेड टॉपिक है, नाम ही है एसोसिएट कंपनी। मीनिंग बता देता हूँ। एसोसिएट कंपनी और सब्सिडरी में क्या फर्क है वो समझना। अभी मैंने आपको ऐसा बोला कि होल्डिंग और सब्सिडरी का रिलेशन कब क्रिएट होता है? जब इन्वेस्टमेंट जो है 50% से ज्यादा होगा, ये बात हुई। अच्छा, अगर ये कंपनी किसी और कंपनी में 20% से लेके 50% के बीच में
अगर इन्वेस्ट करे बिटवीन 20 to 50%, तो फिर उसका जो रिलेशन होगा उस कंपनी के साथ वो कैसा होगा, एसोसिएट कंपनी, नॉट होल्डिंग एंड सब्सिडरी। वो दो कंपनीज आपस में एसोसिएट है ऐसा माना जाएगा। क्लियर, ये पॉइंट पता चला, ठीक है। तो सब्सिडरी तब बनता है जब 50% से ज्यादा होल्डिंग हो, एसोसिएट तब बनता है जब 20 से 50 के बीच में इन्वेस्टमेंट हो, और उससे कम इन्वेस्टमेंट है तो फिर उसके लिए कोई टर्म उन्होंने डिफाइन नहीं किया। क्लियर, समझ आ गया। तो ये एसोसिएट कंपनी। तो कंसेप्ट लेवल पे तो अपन ने सारे पॉइंट्स देख लिए, अब थियरी देखनी है। कौन सी और कंपनी? तो फिर एसोसिएट क्यों बोलेंगे? 50% से ज्यादा स्टेक होगा तो सब्सिडरी बोलेंगे। इतना रेंज होगा तो एसोसिएट बोलेंगे, 50 से ज्यादा होगा तो सब्सिडरी बोलेंगे वैसे। और जो वो खुद ही क्रिएट कर रहे हैं पूरा पैसा लगा के, वो तो सब्सिडरी में आएगी, होल्डी ओन में आने वाली वैसे। ठीक है, पेज नंबर 24 पे देख लो, जो होल्डिंग कंपनी वाला आंसर है, आप उसको अभी रीड कर लो, लैंग्वेज में कोई क्वेरी है तो पूछ लो।
बोलो, पढ़ लिया होल्डिंग कंपनी वाला? लैंग्वेज में है कोई क्वेरी? कोई पॉइंट नहीं समझ आया? क्लियर, सारे पॉइंट्स समझ आ गए? डिसएडवांटेजेस तो मैंने आपको बता दिए। सब्सिडरी कंपनी वाले आंसर में कोई खास थियरी है नहीं, एक्सप्लेनेशन में वही पॉइंट्स है जो अपन ने देखे, रिपीट है, आपको घर पे भी एक बार रीडिंग में कवर करना कर सकते हो। थोड़ा उन्होंने टॉपिक को स्ट्रेच किया हुआ है, मतलब कंट्रोल क्या है एग्जैक्टली समझाया, मैनेजमेंट क्या है मैंने आपको बता दिया कि मैनेजमेंट वाले में उनका डायरेक्टर्स का अपॉइंटमेंट हम करते हैं, आधे से ज़्यादा डायरेक्टर्स हम रिक्रूट करते हैं। कंट्रोल वाले केस में डिसीजन मेकिंग जो है फाइनली हमारी तरफ से होता है, तो उस पॉइंट के बेसिस पे आप रीड कर सकते हो। लेयर वाला पॉइंट भी अपन ने देख लिया, वो कवर हो चुका है। ठीक है, तो ये वाला पार्ट कंप्लीट है। इसमें जो थियरी है आप एक बार रीडिंग में रख लेना, उसको टिक करके रख लो। आगे एक लिस्टेड कंपनी वाला आंसर अपना बाकी था, उस पे आ जाओ, पेज 21 पे। इसमें अभी पूरी डेफिनेशन समझ नहीं आएगी, कुछ पॉइंट्स बेसिक पता चलेंगे तो मैं उतना ही बता पाऊंगा। रीजन बीइंग के जो इंटरनल कंडीशन है वो अपनी पढ़नी बाकी है, आगे के चैप्टर्स में कवर करेंगे, थोड़ा रिलेट होगा। अभी मीनिंग समझ लेते हैं। ये जो कनेक्टेड चीजें होती है उसमें इशू रहता है, जो बाकी के टॉपिक्स है उसके बिना पता नहीं चलेगा। अब लिस्टेड कंपनी का मतलब आपको कुछ पता है? सुना होगा टर्म कहीं पे, क्या है एग्जैक्टली? मार्केट में लिस्टेड है या स्टॉक्स वहां पे बेच रहे हैं। देखो, कोई भी कंपनी है जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, उसको अपने शेयर्स, अपना इन्वेस्टमेंट या जो स्टेक है वो सेल करना है, तो उसके उनके पास दो तरीके हैं, या तो 1-to-1 इन्वेस्टर को सेल करें, या दूसरा ऑप्शन उनके पास ये रहेगा कि फिर वो लोग मार्केट में जाके ऑनलाइन सेलिंग करें। तो जैसे आप अमेजॉन, फ्लिपकार्ट देखते हो कि एक सेलर अपना प्रोडक्ट वहाँ पे एनलिस्ट करके बेच रहा है, तो उससे उसको रीच ज्यादा मिल रही है, ऑनलाइन कोई भी खरीद सकता है। सेम चीज लिस्टेड कंपनी कर रही है, जब उनको अपने शेयर्स बेच रहे हैं तो वो लोग क्या कर रहे हैं, प्लेटफॉर्म पे जाके अपने आप को रजिस्टर कर रहे हैं, ताकि उनकी सिक्योरिटीज आप घर बैठे सेल और परचेज कभी भी कर सको, उसमें ट्रेड कर सको, ये कंडीशन होती है। तो लिस्टेड कंपनी जैसे स्टॉक एक्सचेंजेस है अपनी, एनएससी है, बीएससी है, इस पे जाके अपने आप को लिस्ट करवा लेती है, तो उसके बाद इनका शेयर आपको इसके प्लेटफॉर्म पे दिखता है, और फिर खरीदना बेचना है तो आप उसमें ट्रेडिंग करते रहो। तो ये डिफरेंस है बिटवीन लिस्टेड एंटिटी एंड अनलिस्टेड एंटिटी। अब जो नीचे रूल और एक्सप्लेनेशन दे रखा है, उसमें कुछ टाइप ऑफ सिक्योरिटीज के बारे में समझाया है कि कब कौन सी कंपनी को लिस्टेड में गिनेंगे ऑन द बेसिस ऑफ द सिक्योरिटीज विच आर रजिस्टर्ड हियर, जैसे डिबेंचर्स हो गए या फिर इक्विटी शेयर हो गए, प्रेफरेंस हो गए। बट कुछ कंडीशंस उसमें जो है वो आगे के सेक्शंस में कवर होने वाली है, तो अभी वो टर्म्स पता नहीं चलेंगे। अभी मैं वो सारे टर्म एक्सप्लेन करने जाऊंगा, थोड़ा हैवी हो जाएगा, तो इसलिए उस पर नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि आगे कवर होने ही वाले। तो आप भले उसको रूल को टिक करके रख लो कि पेंडिंग है, लास्ट में वो अपने आप कवर हो जाएगा, कोई इशू नहीं। और कोई टाइप बाकी है अपने चैप्टर में? कंप्लीट। तो टाइप्स ऑफ कंपनीज वाला पार्ट भी यहाँ पे पैकअप। बस आज इसमें इतना रखते हैं कंपनी लॉ में, बाकी के टॉपिक्स फिर कल कंटिन्यू करेंगे।